हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि होगी तो प्रकाश की गति जो होती है हमारी वो बढ़ती है। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति है, तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, यानी जो ये इसका पहला ऑप्शन है यही आपका ये सही रहेगा। जब चंद्रमा हमारा किसके किसके बीच आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि चंद्र घटित जो चंद्र ग्रहण है उसकी घटना किस दिन घटती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्णिमा के दिन। आपने देखा होगा मूवीज में भी आते हैं कि चंद्र ग्रहण जो घटता है वो पूर्णिमा के दिन ही घटता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, ऑप्शन है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, ऑप्शन बी है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। देखिए यही वाला जो ऑप्शन है बी नंबर, ये इसका राइट आंसर होगा कि उसका जो है अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, जो कि रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। ध्यान से समझिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कोई डिस्क है जो हमारा सीडी होता है, वह जो है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान उसमें देखा होगा आपने पुरानी वीडियो कैसेट्स में कि वहां इंद्रधनुष जैसा जो दिखता है 7 रंग जैसा, इसकी व्याख्या करते हैं हम परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की जो घटना हमारी होती है उसके आधार पर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप जानते हैं परावर्तन की घटना क्या होती है। ऐसे आप देखिए, जब आप किसी कांच के एक साइड में कलई कर देते हैं, दर्पण बनाते हैं, तो जब प्रकाश की किरण आती है तो पड़ने के साथ साथ उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये अपवर्तन होता है। और जब किसी कांच से कोई प्रकाश की किरण वायु में जाती है, यानी सघन से विरल में जाएगी, तो आपने पढ़ा होगा कि उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन, यानी अपने मार्ग से वो किरण क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस गुण के कारण, यहां पर पूछ रहा है कि पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये जो घटना घटती है ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अपवर्तन की घटना के कारण अगर हम किसी बर्तन में किसी छड़ को अगर डालेंगे तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप भरी हुई किसी बर्तन में पानी में अगर आप छड़ को डालेंगे तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। यहाँ पे आपको परावर्तन का आपने नियम पढ़ा होगा। परावर्तन का नियम क्या होता है कि देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, तो यानी कोण आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण का जो कोण है यानी एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 60 होगा। इसका राइट आंसर है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। यानी यहाँ पर आपको माध्यम का अपवर्तनीय सूचक पूछा है
तो इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 30 डिग्री, इसका लगभग 3 आंसर आएगा, जो कि क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इसका 3। अपवर्तनीय माध्यम का अपवर्तनीय सूचक कहा जाएगा आपका 3 होगा, ठीक है। 90:30 यानी 3 बार जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। वैसे भी आपने पढ़ा है कि अपवर्तन का नियम जो कहता है, स्नेल का नियम तो पढ़ा ही होगा, n बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, पढ़ा है, ठीक है, वो नियम आपने पढ़ा होगा। यहां पर माध्यम का अपवर्तनीय सूचक पूछ रहा है, तो यहाँ इंडेक्स पूछ रहा है, इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा 90/30, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में आप हल करेंगे तो उसका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को हम थीटा कोण से घुमाएंगे ना, तो वो जैसे आपने पढ़ा होगा कि 180 डिग्री का है कोई चीज, और उसको अगर एक बार घुमाया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो ऐसे ही अगर थीटा कोण का है कोई दर्पण, उसको अगर हम घुमा देंगे तो वो कितना कोण बनाएगा, 2 गुना कोण बनाएगा। यानी इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2 थीटा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यहां पर ध्यान दीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हीरे में आपने सुना होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है, देखिए, जब जो आपका आपतन कोण होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरण जब जाती है ना हीरे वगैरह में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वह वहां से जाने के बाद परावर्तित हो जाती है। तो यानी वहां उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन ना होकर उसका हो जाता है परावर्तन। क्या हो जाता है, परावर्तन। तो यही कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका ए है, हीरे से कांच में जाने पर, यही वो घटना बता रहा है कि यहां पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अतः इसका सही ऑप्शन होगा आंसर ए, जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृग तृष्णा मिराज उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। यानी यहां भी क्या होता है, परावर्तन की घटना घट जाती है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। देखिए, जो आंतरिक आपका इंटरनल जो होता है, उसमें जो इंडोस्कोपी होता है वो आपका आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यह भी आपको याद रखना होगा, इंडोस्कोपी किस तकनीक पर है भैया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष, जो आपका इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष का कारण क्या है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों। अभी मैंने सीडी वाला इसके पहले क्वेश्चन जो आपको कराया था, वहां पर भी परावर्तन और अपवर्तन, यहां भी परावर्तन और अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन है जो कि आरआरबी वगैरह में भी आते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह प्रकीर्णन की घटना होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे देखिए वायु और धूल के कण है ना, तो प्रकाश की किरण आती है तो वायु और धूल के कारण प्रकाश का फैलाव हो जाता है। जैसे ये देखिए ड्रॉप्स हैं, हवा के कण हैं, जब प्रकाश आएगी तो यहां से इनका क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। यही क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी डिफ्यूजन का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में प्रकाश के जो इसका डिफ्यूजन का कारण हमारा होता है वो होता है धूल का कण। क्या होता है, धूल कण। चूंकि वायुमंडल में प्रकाश का अगर डिफ्यूजन होगा तो वायुमंडल में हवा के साथ कौन होता है, धूल कण होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा धूल कण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 117वां क्वेश्चन जो हमारा है स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लाल प्रकाश का जो आप प्रकीर्णन देखेंगे, किसका, लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य जिसका क्या होता है, सबसे
ज्यादा होता है। वैनिया पिनाला वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़े ही होंगे विबग्योर, तो वहां से आपको समझ में आता ही होगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा लेकिन उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आपका समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी आकाश में का क्या होता है? परावर्तन, तो उसकी जो प्रकाश है परावर्तित होकर समुद्र में आती है और जल के कणों द्वारा क्या हो जाता है? प्रकाश का फैलाव होता है उसी परावर्तित प्रकाश का, जो कि आकाश के कलर का है। तो इसीलिए समुद्र हमारा कैसा होता है? नीला होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जब हमारा सूर्य अस्त होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है? उसका भी वही आंसर है कि प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसके कारण? स्कैटरिंग जिसको आप बोलते हैं, प्रकीर्णन के कारण। देखिए, साबुन के पतले झाग में, जैसे अगर आप साबुन ले लें तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? वह है बहुलित परावर्तन और इंटरफेरेंस, जो व्यतिकरण आप कहते हैं, उसके कारण ऐसा होता है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसके लिए हम उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है कि देखिए, उत्तल दर्पण जब साइड मिरर लगाते हैं मोटर कार वगैरह में, तो पीछे का जो कम जगह भी, अगर चूंकि दर्पण तो छोटा लगा रहता है, लेकिन जो ये दर्पण उत्तल दर्पण होता है ये मतलब काफी अधिक मात्रा में पीछे दिखाई देने वाले सभी दृश्यों को हमें दर्पण में दिखा देता है। यानी हम अधिक से अधिक अपने चलाते वक्त जो ड्राइवर होता है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें देख पाता है अपने अगल बगल की चीजों को उस दर्पण में, इसलिए हमेशा हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए, देखिए ये भी आपको याद रखना है कि जब दाढ़ी बनाने आप जाते हैं तो वहां पर जो आपका नाई होता है वह एक दर्पण यूज करता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। नाई जो यूज करते हैं, कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ज्यादातर एग्जामों में ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधी सी बात है, वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बनता है वास्तविक तथा उल्टा, और हमें दिखाई देता है सीधा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है इसका अगला क्वेश्चन है 124 का। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो 1.5 मीटर, वही जितनी इसकी क्या है भाई, अगर आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है आपकी लंबाई की क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए? नहीं, उसके लगभग कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 1.5 मीटर का है तो ये मे बी आपका इसका जो आंसर होगा, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो ये लगभग होगा 0.75 के आसपास, यानी उसके आधा। यानी जितनी हमारी, अगर हमें पूरी लंबाई देखनी है तो अपने लंबाई के आधे की लंबाई का हमेशा याद रखिएगा दर्पण होना आवश्यक है, तभी हम अपनी पूरी जो है संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे। यानी जितनी हमारी हाइट, सपोज करिए अगर हमारी हाइट 5 फीट है तो हमें जो दर्पण की अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है अच्छे से, तो दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.5 फीट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपकी लंबाई 6 फीट है तो आपके दर्पण की न्यूनतम लंबाई 3 फीट होगी, तभी आप अपनी संपूर्ण लंबाई देख पाएंगे। ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब क्या यहां पर कह रहा है कि 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच अगर किसी वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। भाई समानांतर हैं, समतल दर्पण को समानांतर में रखा गया है और वस्तुओं को रख दिए हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव उसकी जो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी हमारी, वो अनंत हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में जो हमारा हवा का बुलबुला बनता है वो वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा कौन सा लेंस होता है, यहाँ पर अवतल लेंस। ठीक है, पानी में अगर हवा का बुलबुला बन रहा है बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वह वैसे ही कार्य करता है जैसे हमारा कौन सा लेंस होता है,
अवतल लेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, यानी जो प्राय हम धूप की चश्मे का यूज करते हैं वो 0 डायोप्टर का होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस की दूरी होगी। देखिए इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी लगभग 50 सेंटीमीटर। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता P बराबर होती है, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 100/F। ठीक है, तो यहां से F चाहिए हमें, तो ये आपका देखिए ध्यान दीजिए F बराबर क्या हो जाएगा आपका? F बराबर हो जाएगा 100/P यानी 100/2, तो 2 50 बार कटेगा तो ये आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, P बराबर 100/F अगर फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी हो तब, और अगर मीटर में दी हो तो P बराबर 1/F होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 129 क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, यानी किसी अपारदर्शी वस्तु जो हमारी होती है उसका जो रंग है उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या कर ले? परावर्तित नहीं करता है। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी अपारदर्शी, जैसे जो भी ट्रांसपेरेंट आपकी जो आर पार, अब अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब जो आर पार की देख ले, और अपारदर्शी का मतलब हमारा हो जाता है जो आर पार ना देख पाए, तो वो परावर्तित नहीं करता, उस रंग के कारण होता है जिसे वो क्या नहीं करता? परावर्तित नहीं करता। ये आप ध्यान दीजिएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। अगर लाल कांच ले लें हम, उसको हाई टेम्परेचर पे अगर गर्म करें तो वो हमें हरा दिखाई देगा। कभी आप प्रैक्टिकल इसका करिएगा तो वो हमें हरा दिखाई देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 131। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तरंगदैर्ध्य द्वारा, वेवलेंथ द्वारा। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्यादा, बैगनी का सबसे कम। ठीक है, आइए चलते हैं। 3 रंग मूल रंग हैं। आपको यह भी जानकारी, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 3 रंग मूल रंग कौन है जिनसे सभी रंग बन सकते हैं? नीला, हरा और लाल। कौन सा? नीला, हरा और इसका लाल। ये तीनों रंग मूल रंग हैं, यानी ब्लू, ग्रीन एंड रेड। यानी इसको आप ऐसे कर लीजिए, BGR या RGB से याद रखिएगा। आपने देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक वायर 3 प्रकार के वायर होते हैं, हरा, लाल, नीला। उसी से यहाँ पे कहीं के पीला भी यूज होता है तो वो भी मल्टी कलर है, लेकिन यहाँ पे नीला, हरा, लाल को आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला, अभी आपको बताया कि जिसकी तरंगदैर्ध्य से ही हम क्या करते हैं? रंगों का पता करते हैं कि किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, किसका कम है प्रकाश के रंग का। तो यहाँ पर आपको 133 क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो इसको तो आपको भी मैंने बताया था कि बैगनी। ठीक है, और लाल का सबसे अधिक होता है, ये आप याद रखना। बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग होगा। यानी हम लाल ले लें, हरा ले लें और नीला ले लें, इसके परिणामी रंग को हम क्या करें? मिला दें, तो ये हमारा सफेद बनाएगा। श्वेत क्या बनाएगा? सफेद कलर बनाएगा, अगर बराबर मात्रा में ले लिया जाए। ठीक है, अगला चलिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो आप कैमरा यूज करते हैं उस कैमरे में हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आपके मानव नेत्र में जो आइरिस होता है वो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में प्रकाश जाएगी तो आइरिस सिकुड़ जाएगा, कम मात्रा में जाएगी तो आइरिस फैल जाएगा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किससे? उत्तल। निकट वाले के लिए अवतल है, अगर उससे पीड़ित कोई वस्तु है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई, दूर वाली नहीं देंगी और निकट वाली स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है,
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 138 दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में, जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। ये आप याद रखिएगा कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 हमारा है, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? जो रेटिना होती है वही फिल्म, आप जानते हैं फिल्म। रेटिना की परंपरागत कैमरे, जिसे कैमरे का जो फिल्म निकलता है, फिल्म मतलब जैसे फोटोज के पहले जो आप ब्लैक जैसा फिल्म नहीं देखते जिससे हमें कॉपीज निकलती हैं, वही फिल्म वही रेटिना पे बनता है। वैसे अगर आंख को देखा जाए तो रेटिना पे वही है जैसे कि कैमरे का फिल्म होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। उसके कहां रहता है? बाहरी पृष्ठ पर रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इसका राइट आंसर होगा बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल जाए, किसी भी मेटल हो, कोई भी वस्तु हो, तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश कर जाए कोई एक इलेक्ट्रॉन तो उस वस्तु पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 143 आप कार में जा रहे हैं, ठीक है। यदि आसमान से, आसमान होना चाहिए यहां पर, आसमान यानी आसमान, ये आसमान, आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऑप्शन बी है कार की खिड़कियां खोल देंगे। ऑप्शन सी है कार से, भैया आप खुद ही सोचो कि अगर आसमान से बिजली कड़केगी तो हम क्या करेंगे? कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। सीधा सा आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दिया था नियम कूलाम ने। किसने दिया था? कूलाम ने। यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये आंसर है कूलाम ने दिया था। किसका? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर क्या होता है? V/Q, ठीक है। आगे चलिए। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो किसकी होती है? आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो बिजली के तार यूज होते हैं कॉपर के, यानी कॉपर नहीं, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा तो चांदी की हो जाएगी ज्यादातर। उसके बाद किसकी हो जाएगी? कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे ही करके हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता यहां पर हो जाएगी आपकी किसकी? चांदी की, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 147 अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, ठीक है। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। ये याद रखिएगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तांबा, इसकी क्या? विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, कम होती है, निम्न होती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए
आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। आपस में जुड़ी दो आपकी आवेशित जो वस्तुएं हैं उनके बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। अगर समान विभव पर होंगी तो उनमें क्या नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं बहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 151। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। एसी को जो डीसी में बदल दे उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, और डीसी को एसी में जो बदलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।